हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में, जो कि हमारे रोजमर्रा की जीवन में, मतलब जो हमारा डेली लाइफ है, डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे डेली लाइफ में, दिनचर्या में या रोज के जीवन में यूज होने वाला क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। ठीक है, अब बताते हैं आप, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये आप कहाँ कहाँ देखते हो। ठीक है, दर्पण आपको कहाँ कहाँ मिलता है यूज करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो दर्पण आपको आपके घर में ही मिलता है। आपने शीशा का नाम सुना होगा, शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो ना, वही है दर्पण। वो क्या है? वो दर्पण है। ठीक है, और आपने गाड़ी में देखा होगा, गाड़ी में जो साइड में क्या लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है, ड्राइवर पीछे आने वाली वस्तुओं को देखता है। वो क्या है? वो दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक, उसके बाद आपने टार्च में देखा होगा, पहले जो टार्च आती थी या जो बैटरी वाली टार्च आती है, छोटी बैटरी वाली टार्च, अगर उसके सामने वाले पोर्शन को खोलिए तो सामने वाले पोर्शन में क्या होता है, एक आपको जो है बल्ब जिसमें फिट होता है, वो क्या होता है, चिकना और चमकदार होता है, तो क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है, तो दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पाते हैं? जैसे हमारे घर में जो शीशा है वो दर्पण है। क्या है? दर्पण, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और उस अपना प्रतिबिंब देख करके अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने कपड़े को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड शीशे के रूप में, जो गाड़ी में साइड में शीशे लगे होते हैं, क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, जो कि पीछे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसी प्रकार जो टार्च होता है, क्या होता है, टार्च, टार्च के सामने वाला भाग जो चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, वो भी दर्पण ही होता है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में। आज हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझानेंगे दर्पण की परिभाषा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में, फिर उसके बाद हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक, तो बच्चों दर्पण क्या होता है? दर्पण चिकनी सतह वाली कांच की एक प्लेट होती है। चिकनी सतह वाली कांच की एक प्लेट होती है। तो ये क्या होती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो हम आपको इसको दिखाना चाहते हैं। चिकनी सतह वाली कांच की एक प्लेट हमारे पास क्या है, देखिए हमारे हाथ में ये क्या है, एक कांच की प्लेट है। क्या है? कांच की प्लेट है, जो कि आपको बहुत पतली दिख रही होगी। देखिए बहुत पतली है ना, और इसकी सतह क्या है, इसकी सतह देखिए, इसकी सतह बहुत चिकनी है। क्या है? चिकनी है। ठीक है, तो क्या होता है, ये दर्पण चिकनी सतह वाली कांच की एक प्लेट होती है। क्या होती है? एक प्लेट होती है, जैसा कि हमारे हाथ में। ठीक है, ये कैसा है, वृत्ताकार है, बस इतना है। ठीक है, जिसके एक तरफ देखिए, इसमें कितनी सतह है, दो सतह। इसमें कितनी सतह है, दो सतह। एक सतह इधर से और एक सतह इधर से। देखो एक सतह जो आपको सामने से दिख रही है, और दूसरी सतह जो कि पीछे से हमको दिख रही है। इसमें कितनी सतह है, दो सतह है। ठीक है, तो जिसके एक तरफ पारे अथवा, जिसके एक तरफ मतलब चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, चाहे सामने वाली सतह पर चाहे पीछे वाली सतह पर, क्या करते हैं, पारे अथवा चांदी की, किसकी, पारे अथवा चांदी की कलई अथवा पेंट किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। तथा दूसरी तरफ से, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया है, पीछे की तरफ से पारे अथवा चांदी कलई कर दी है। ठीक है, तो पीछे की तरफ से हमने इसमें पारे अथवा चांदी कलई कर दे रखी है। अब क्या है, इस तरफ से क्या होगा, जिस तरफ से कलई की रखी है, इधर से कलई की रखी है, इधर से प्रकाश परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरफ से कलई नहीं की गई है, इसमें जिस तरफ से इसमें कलई नहीं की गई है, तो इस साइड से देखिए इसमें कलई नहीं की गई है, तो जब इस साइड से प्रकाश को डालेंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश का परावर्तन कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, सॉरी, तो दर्पण क्या होता है, दर्पण चिकनी सतह वाली कांच की प्लेट होती है, कांच की एक प्लेट होती है। ठीक है, जिसके एक तरफ किसकी, पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है, पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है। ऐसे पीछे की तरफ हमने क्या कर रखा है, इसमें ये मानते हैं पारे अथवा चांदी की कलई है। ठीक है, कलई की गई होती है। तो दूसरी तरफ से, मतलब जिस तरफ कलई नहीं की गई, जैसे सामने वाले भाग से प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, दर्पण यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांच की पतली प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कांच की पतली प्लेट बनाते हैं। ये कांच की बहुत पतली प्लेट है, ये कांच की क्या है, पतली प्लेट है। ठीक है, इसमें दो सतह है, एक जो कि ऊपर से दिख रही है, दूसरा जो नीचे से दिख रही है। सतह ऊपर से दिख रही है वो भी चिकनी होगी, और जो सतह नीचे से दिख रही है वो भी क्या होगी, चिकनी होगी। अब क्या करते हैं, हम किसी एक तरफ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, किसी एक तरफ क्या करते हैं, पारे अथवा चांदी कलई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सुविधा के लिए नीचे वाली सतह में क्या करेंगे, पारे अथवा चांदी कलई करेंगे।
तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, पारद और चांदी की कलई कर देते हैं, ठीक है। और ये दूसरी तरफ से प्रकाश को डालते हैं, ये क्या करता है, तो ये प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, ठीक है। और इसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो यही है दर्पण। क्या है, दर्पण, ठीक है। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, कांच की एक प्लेट लेते हैं, ठीक, जिसके एक तरफ पारद चांदी कलई कर देते हैं, तथा दूसरी तरफ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, दर्पण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार के बारे में। तो दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको दर्पण के परावर्तक तल के बारे में, किसके, दर्पण के परावर्तक तल के बारे में बताना चाहता हूं। किसके बारे में, दर्पण के परावर्तक तल, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे दर्पण का परावर्तक तल। किसका, दर्पण का परावर्तक तल। दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है, मतलब कि दर्पण के किस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। दर्पण के किस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां पर हमारे मन में क्वेश्चन में ऐसा बना रहता है कि जब क्या होता है, इस दर्पण पर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके वापस लौट आती है। लेकिन हमारे दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि प्रकाश किरण कहां से लौटी है, ये प्रकाश की किरण इस कांच की सतह से टकराकर लौटी है कि प्रकाश की किरण चांदी की सतह से टकराकर लौटी है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, कहां से लौटती है, और जहां से लौटती है वही क्या कहलाती है, दर्पण का परावर्तक तल ना। तो दर्पण का वह तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण का परावर्तक तल कहलाता है। दर्पण का वह तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण का परावर्तक तल कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि दर्पण में वह कौन सा तल होता है जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले दर्पण के भाग के बारे में समझना पड़ेगा। दर्पण में कितने भाग होते हैं, विशेष करके दर्पण में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक कांच की प्लेट, दूसरा दूसरी तरफ कलई की गई चांदी की परत, कलई की गई चांदी की परत। देखो जब हम क्या करेंगे, इस कांच की प्लेट पर क्या करेंगे, पारद और चांदी की कलई कर देंगे, मतलब पेंट। तो क्या होगा, जिस तरफ पारद और चांदी की क्या होती है, कलई की गई होती है, तो उधर क्या होता है, पारद और चांदी की एक परत बन जाती है, जिससे ये देखिए ये क्या हो गई, पारद और चांदी की एक परत बन गई। ये देखिए ये क्या है, इसको मानते हैं पारद और चांदी की परत, ठीक है। ये पेंट है ना। देखो आपने देखा भी होगा, अगर दीवार में कहीं पेंट हुआ रहता है तो देखिए वो पेंट जो है परत बन के निकलता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। जब इसके एक तरफ क्या करते हैं, पारद और चांदी की कलई करते हैं तो इसमें क्या होता है, पारद और चांदी की परत बन जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसी की तरफ एक परत बन जाती है, ठीक है। इसमें से एक परत क्या होती है, एक परत इस कांच के प्लेट के संपर्क में होती है और दूसरी परत को हम पीछे से ऐसे देख सकते हैं। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर जो ये कांच की प्लेट के तल हैं, कांच की प्लेट के तल जो आगे से दिख रहा है और जो पीछे से भी है, ये परावर्तक तल की तरह कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये पारदर्शी पदार्थ है और जब इस पर या इसके सतहों पर प्रकाश टकराता है तो इसकी सतहें क्या करती हैं, प्रकाश को आर पार जाने देती हैं। इसलिए जो कांच का तल है, जो दोनों चिकना तल है, ये परावर्तक तल की भांति नहीं कार्य करेगा। तो अब बात आती है परावर्तक तल की तरह कौन कार्य करता है। तो यहाँ पर इस कांच की प्लेट के पीछे का जो है चांदी अथवा पारद की जो चिकनी चमकदार सतह बनती है वही दर्पण के परावर्तक तल की भांति कार्य करती है। मतलब जब क्या होता है, हम कांच की प्लेट पर प्रकाश को डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश इस कांच की प्लेट को भेद के आर पार चला जाता है। लेकिन जब एक कांच के प्लेट के पीछे बनी चांदी अथवा पारद की चिकनी और चमकदार सतह से टकराती है तो क्या होती है, ये पुनः वापस लौट आती है। मतलब यहाँ पर दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहां से हो रहा है, दर्पण में, तो यहाँ पर दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहां से हो रहा है, तो यहाँ पर दर्पण में प्रकाश का परावर्तन चांदी की चिकनी और चमकदार सतह से हो रहा है, जो कि दर्पण जो कि कांच के प्लेट के संपर्क में है, जो कि कांच के प्लेट के संपर्क में है। तो पारद और चांदी की सतह जो कि कांच के प्लेट के संपर्क में है वही क्या होती है, दर्पण के परावर्तक तल की भांति कार्य करती है। तो पारद चांदी अथवा पारद सतह कांच के प्लेट की तरह चिकनी और चमकदार होती है। मतलब जब इस पे प्रकाश की किरण को डाला जाएगा तो प्रकाश किरण कांच के प्लेट को भेद करके निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। लेकिन जब क्या होगा, दूसरी तरफ बने चांदी अथवा पारद की चिकनी और चमकदार सतह से टकराएगा तो वापस लौट आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है,
कांच के प्लेट के पीछे बनी पारे अथवा चांदी की चिकनी और चमकदार सतह दर्पण के परावर्तक तल की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल के बारे में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब हम दर्पण के प्रकार के बारे में, इसके बारे में दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दर्पण के प्रकार ना। तो यहां पर दर्पण का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? परावर्तक तल के आधार पर। किसके आधार पर? परावर्तक तल के आधार पर। मतलब परावर्तक तल कैसा है, समतल है कि गोलीय है। ठीक है, तो परावर्तक तल के आधार पर, किसके आधार पर? परावर्तक तल। किसके आधार पर? परावर्तक तल के आधार पर, परावर्तक तल के आधार पर। ठीक है, दर्पण, कौन? दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला कौन सा? पहला समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, घर में जो शीशा यूज होता है वही है समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब जो कि किसमें होता है? गाड़ी के साइड शीशे में यूज होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा दर्पण है? दूसरा है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में, और समतल दर्पण को कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? समतल दर्पण। तो समझते हैं यहाँ पर समतल दर्पण क्या होता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, तो बच्चों अब समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है। क्या होता है? समतल। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या? चिकनी सतह वाली कांच की एक समतल प्लेट होती है। यह चिकनी सतह वाली कांच की एक समतल प्लेट होती है जिसके एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, मतलब कि दर्पण के जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है क्या होता है? समतल होता है, एकदम प्लेन होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। इसको कैसे बनाते हैं? या चिकनी सतह वाली कांच की एक समतल प्लेट होती है। ये चिकनी सतह वाली कांच की समतल प्लेट होती है जिसके एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है। जिसके एक तरफ क्या होता है? पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है तथा दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरी तरफ से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे जैसे यहां पर देखिए, ये क्या है? ये जो है कांच की एक समतल प्लेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसके दूसरी तरफ पारे अथवा चांदी की कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? पारे अथवा चांदी की कलई कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहां पर जो कांच की प्लेट है वो समतल है, इसलिए इसके पीछे जो पारे अथवा चांदी की चिकनी चमकदार सतह बनेगी वो भी क्या होगी? समतल होगी। मतलब इसका परावर्तक तल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? समतल होगा। इस प्रकार ये क्या है? समतल दर्पण है। और जब इस पर दूसरी तरफ से प्रकाश किरण को डालेंगे तो क्या करेगा? ये प्रकाश किरण को परावर्तित कर देगा। ठीक, इस प्रकार हमारा समतल दर्पण ये हुआ। तो बच्चों अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में? गोलीय दर्पण। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय मतलब जो परावर्तक तल होगा इसका वो क्या होगा? गोलीय होगा। मतलब गोले का एक भाग होगा। मतलब गोला नहीं होगा, नहीं समझो, परावर्तक तल इसका गोला होगा पूरा। इसका परावर्तक तल क्या होता है? गोले का एक भाग होता है। गोले का एक भाग होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, अर्थात जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है वह क्या होता है? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है?
गोलीय दर्पण कहलाता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, कौन सा तल, परावर्तक तल, मतलब वह तल जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, गोलीय होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह कांच के खोखले गोले का, यह कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का, ठीक है, कटा हुआ, देखो पहले इसमें सेंटर होगा, यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, ठीक है, ये इतना भाग काट के हमने निकाल लिया, ये खोखला गोले से जैसे भी दिखा देते हैं। ये क्या होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है, जिसके एक तरफ, जिसके एक तरफ, जिसके एक तरफ पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है, पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है, तथा दूसरी तरफ से, किस तरफ से, दूसरी तरफ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, यह कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक तरफ चाहे उभरे हुए भाग की तरफ, चाहे दबे हुए भाग की तरफ कलई की गई होती है, तथा दूसरी तरफ से चाहे दबे हुए भाग से, चाहे उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक तरफ चाहे उभरे हुए भाग पर, चाहे दबे हुए भाग पर पारे अथवा चांदी की कलई की गई होती है, तथा दूसरी तरफ से चाहे दबे हुए, चाहे उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए, ये भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोले कटा हुआ भाग है, ये भी गोले कटा हुआ भाग है, पर थोड़ा ध्यान देना है इसके परावर्तक तल के बारे में। किसके बारे में, इन दोनों गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के बारे में या परावर्तक तल पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इनके परावर्तक तल में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। इस गोलीय दर्पण में देखिए और इस गोलीय दर्पण में देखिए, इस गोलीय दर्पण में जो दर्पण का परावर्तक तल है, क्या है, वो अंदर की ओर दबा हुआ है, कैसा है, दबा हुआ है, ठीक है, और इस गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल है, क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जिस गोलीय, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं इसमें जो परावर्तक तल है अंदर की ओर दबा हुआ है, और इसमें जो परावर्तक तल है ये क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ तल है, कौन सा तल है, दबा हुआ तल है, और यहाँ पर जो परावर्तक तल है कैसा है, उभरा हुआ तल है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हो, और इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, मतलब जिसका परावर्तक तल क्या हो, उत्तल, मतलब उभरा हुआ हो। तो अब हम जो है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के आधार पर फिर से गोलीय दर्पण का वर्गीकरण हम करेंगे। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। जैसा कि अभी आगे हमने देखा जो है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल दो प्रकार का होता है, एक तो जो कि अंदर की तरफ दबा हुआ होता है और दूसरा जो कि बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है दो प्रकार का होता है। इसका मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कौन सा प्रकार है, अवतल दर्पण, दूसरा कौन है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। मतलब ये कौन सा गोलीय दर्पण है और ये कौन सा गोलीय दर्पण है। ठीक है, चलिए, वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के, वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर, मतलब वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के, ठीक, जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर, एक कौन सा तल, देखिए उभरा हुआ तल है, कटा हुआ भाग है ये है कांच का खोखला गोला। ठीक है, और ये क्या है, इसका
कटा हुआ भाग है। अब इसमें दो तल, एक दबा हुआ जो कि सामने से दिख रहा है और पीछे से एक जो कि उभरा हुआ है। अब वो उभरे हुए तल पर हम क्या करते हैं, पारे तो चांदी की कलई कर देते हैं। तो दबे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जो इसका परावर्तक तल कैसा है, दबा हुआ है। तो ये गोलीय दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। और ये कौन सा तल है, उभरा हुआ। कौन सा तल है, उभरा हुआ। और ये कौन सा तल है, दबा हुआ। कौन सा, दबा हुआ। ठीक। अब दूसरा क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए तल पर, किधर, दबे हुए तल पर कलई की गई होती है। दबे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो दबा हुआ तल है, पीछे देखिए, पीछे से तल कैसे दिखाई देगा आपको, दबा हुआ। दबे हुए तल पर क्या है, पारे तथा चांदी की कलई की गई है तथा उभरे हुए तल से, मतलब जो हमें सामने दिख रहा है, ठीक है, ये सामने जो दिख रहा है उभरा हुआ तल, इस पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। मतलब जब इस पर प्रकाश की किरण को डालते हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, इससे टकराने पश्चात वापस लौट आती है। कौन सा दर्पण हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण। कौन सा गोलीय दर्पण हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण या उत्तल गोलीय दर्पण। इस प्रकार गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक, चलिए तो अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों किसके बारे में, दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित पदों की परिभाषाओं के बारे में। ठीक, तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। किससे, गोलीय दर्पण से संबंधित, किससे, गोलीय दर्पण से संबंधित पदों की परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित पदों की परिभाषाएं, ठीक है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है, पहला होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक, दूसरा होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। और तीसरा होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। चौथा होता है दर्पण का मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। पांचवा होता है दर्पण की फोकस दूरी, स्मॉल एफ। छठवां होता है दर्पण का द्वारक, एम डैश। सातवां होता है दर्पण का फोकस तल। तो इन सभी पदों के बारे में हमें पढ़ना। तो पहला पद कौन है, वक्रता केंद्र, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद कौन है, दर्पण का ध्रुव, जिसको हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पद कौन सा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं।
चौथा कौन है, दर्पण का मुख्य फोकस जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और छठवां है दर्पण का द्वारक जिसको हम एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसको दर्पण का व्यास भी कहते हैं। सातवां हम पढ़ेंगे दर्पण का फोकस तल, क्या, दर्पण का फोकस तल। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बना लेते हैं। क्या करते हैं, गोलीय दर्पण। यहाँ पर हम दोनों प्रकार का गोलीय दर्पण बना लेंगे, उत्तल भी और अवतल भी। ठीक, चलिए तो गोलीय दर्पण बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमें कांच का खोखला गोला लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कांच का खोखला गोला लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो कांच का खोखला गोला लेंगे। ठीक है, इसका सेंटर कौन है, ये इसे लिखेंगे सी। अब क्या करेंगे, इसके हम आधे से अधिक भाग को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, मतलब काट के निकाल देंगे। आधे से अधिक भाग को क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ भाग है उस बचे हुए भाग के एक तरफ, मतलब यहां पर हम उभरे हुए तल पर कलाई करें। किस तल पर, उभरे हुए तल पर क्या करेंगे, एक तरफ जो है कलाई कर देंगे, तो दूसरी तरफ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार ये गोलीय दर्पण है। कौन सा है, गोलीय दर्पण। और यहाँ पर परावर्तक दल कैसा है, दबा हुआ, इसलिए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। कौन सा गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, एम डैश। वहीं पर क्या, फिर से उत्तल बनाते हैं। एक कांच का खोखला गोला लेते हैं जिसका सेंटर क्या है, सी डैश है। अब इसके आधे से अधिक भाग करते हैं, काट के निकाल देते हैं। जो बचता है उसके दबे हुए तल पर क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं। तो कौन सा गोलीय दर्पण हुआ, ये हुआ उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक, और ये हमारा होगा एम डैश। यहां पर परावर्तक तल कौन है, ये है परावर्तक तल, इसका जो कि अंदर की ओर दबा हुआ है। और ये है इसका परावर्तक तल जो कि बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक, चलिए अब इनसे संबंधित पदों की परिभाषाएं पढ़ते हैं। सबसे पहला पद कौन है, वक्रता केंद्र। पहला पद कौन है, वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए जानते क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये गोलीय दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का। देखिए कांच के इस खोखले गोले का, इसको थोड़ा डैश से कंप्लीट कर देते हैं। कांच के जो है इस खोखले गोले क्या है, कटा हुआ एक भाग है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण क्या है, कांच के इस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है। ठीक है, और इस गोले का केंद्र कौन है, सी है। कौन है, सी है। तो जो इस गोले का केंद्र है, जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, जो इस गोले का केंद्र है जिसका गोलीय दर्पण का एक भाग है, वही क्या कहलाएगा, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे, गोलीय दर्पण। कौन, गोलीय दर्पण, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक है, कांच के जिस खोखले गोले का, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, कटा हुआ एक भाग होता है, उसका केंद्र गोलीय दर्पण का, किसका, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो चित्र में यहां पर एक गोलीय दर्पण अवतल है, दूसरा कौन है, उत्तल है। तो यहां पर क्या है, ये कांच के जिस खोखले गोले से काट के निकाले गए उनका केंद्र है, और यही क्या होगा, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। और अवतल में या परावर्तक तल के सामने, और उत्तल में परावर्तक तल की क्या होता है, पीछे होता है। अब दूसरा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ठीक है, जो दर्पण का परावर्तक तल, मतलब ये परावर्तक तल। ठीक है, ये परावर्तक तल, इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको, परावर्तक तल के मध्य बिंदु, जो कि यहाँ पर बीचों बीच में पड़ेगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो यहाँ पर बीचों बीच में होता है, ये अवतल में ये है और उत्तल में ये है, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, दर्पण के परावर्तक तल, किसके, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। ये P, ये ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है, ध्रुव है। ठीक,
इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। ठीक, चलिए अब जानते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण, ठीक है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये कांच के जिस खोखले गोले से काटे गए हैं या कांच के जिस खोखले गोले कटे हुए भाग हैं उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में त्रिज्या क्या होती है? केंद्र और पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर इसको मिला दीजिए ए, ये बन गई इसकी त्रिज्या सी ए। क्या बन गई? सी ए, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। यहाँ पर भी मिला दीजिए ऐसे सी ए डैश, दोनों त्रिज्या मानते हैं सेम है। ये बन गई इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये यहाँ पर त्रिज्या मतलब केंद्र और पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा ये है। तो गोले की त्रिज्या मतलब गोले के केंद्र और पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, तो ये हुई ना। और ये दर्पण पर भी है ये। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये इस गोले की त्रिज्या है, इसलिए ये जो है इन गोली दर्पण की भी त्रिज्याएं होंगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद दर्पण का मुख्य अक्ष, सॉरी एक चीज भूल गए हैं, तो यहाँ पर इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, नंबरिंग चेंज कर दें थोड़ा सा, ये समय है। इसको यहाँ पर 4 इन्वॉल्व कर लेते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तो छूट ही गया। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, नंबर 5 इसको कर देते हैं, इसको 6, इसको 7 और इसको हम 8 कर देते हैं। ठीक है, तो दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष ये क्या होती है? ये एक रेखा होती है। क्या होती है? एक रेखा होती है। ये क्या होती है? एक रेखा होती है। ठीक है, जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है। क्या होती है? ये एक रेखा होती है। क्या होती है? रेखा होती है जो कि दर्पण के ध्रुव और कहां से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये क्या होती है? एक रेखा होती है जो कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष, तो यहां पर ये क्या है? दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये है और उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष ये है। यहाँ पर एक्स वाई प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश। ठीक, चलिए अब जानते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्पण का काम क्या होता है। मतलब ये दोनों दर्पण प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब इन दोनों दर्पण पर क्या होता है? अलग अलग प्रकाश की किरणों को डाला जाता है, अलग अलग प्रकाश की किरणों को डाला जाता है। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को किसी एक पर क्या करता है? ले जाकर मिला देता है। जबकि उत्तल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। और ये इस प्रकार प्रकाश की किरणों को फैलाता है कि जैसे कि वो प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम क्या करें, अगर इस पर प्रकाश की किरणें, अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर डालें। कैसे डालें? मुख्य अक्ष के समांतर। थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई कर लेते हैं, मिटा देते हैं ना समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? ये अवतल दर्पण है। अब अगर इस पर हम क्या करें? प्रकाश किरणें डालें और प्रकाश किरणें क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर हो। ठीक है, तो ये दर्पण क्या करेगा? तो ये दर्पण प्रकाश की किरणों को इस प्रकार परावर्तित करेगा कि जो परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी दर्पण के मुख्य अक्ष पर मिलेंगी, दर्पण के मुख्य अक्ष पर मिलेंगी। ठीक है, और वो बिंदु कहां पर होगा? सी और पी के बीच में। ठीक है, ये ठीक है, तो
यही बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण प्रकाश किरणों को डाला जाता है, क्या करता है, ये जो है अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है, ठीक है ये। और इस प्रकार फैलाएगा कि जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं इस प्रकार प्रतीत होंगी। अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो जैसे लगेगा ये मुख्य अक्ष किसी बिंदु से आ रही है। तो यहाँ पर जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, वो क्या है, और जो है मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस ये हुआ। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे इसमें ये वाली प्रकाश किरणें दोनों और इसमें ये दोनों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर क्या है, ये आती हुई प्रतीत हो रही, आ नहीं रही, आती हुई प्रतीत हो रही, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इससे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण में आपका, तो अवतल दर्पण में आपका ये है और उत्तल दर्पण में आपका ये है मुख्य फोकस, कैपिटल एफ, ठीक। अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। और ये मुख्य फोकस ध्यान दीजिए रहना, सी और पी के बीच में होता है, ठीक है। अब फोकस दूरी, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर दर्पण में जो दूरियां मापी जाती हैं, कहां से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। एक बात आप जान लो, अभी आप आगे पढ़ोगे भी दर्पण की चिन्ह पर पार्ट में पढ़ोगे कि जो दर्पण में दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण में दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव P, मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। चित्र में FP ये है दर्पण की फोकस दूरी और इसमें FP ये है दर्पण की फोकस दूरी। इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, स्मॉल f से, ठीक। चलिए अब दर्पण का द्वारा क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल, जो परावर्तक तल है ना, ये परावर्तक तल के व्यास को, मतलब ये है व्यास इसका, ये दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, मतलब लंबाई को, किसको, लंबाई को, ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। चित्र में mm डैश जो लाइन दिख रही है ना, mm डैश, इसे ही दर्पण का द्वारा अथवा दर्पण का व्यास कहते हैं, ठीक। ये दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश आके दर्पण पर टकराता है, ठीक है। चलिए अब आता है दर्पण का फोकस तल, क्या, दर्पण का फोकस तल, ये क्या होता है। अब हम क्या करें, एक तल लें, एक तल जो कि क्या हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत हो और कहां से जा रहा हो, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रहा हो। अगर हम क्या करें, एक तल लें जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष से क्या हो, लंबवत, ठीक है, और मुख्य फोकस से होकर जा रहा हो, उसे कहते हैं दर्पण का फोकस तल, ठीक है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसमें फोकस तल आपका कौन है, A B है और इसमें कौन है, A डैश B डैश है। तो इस प्रकार जो है गोलीय दर्पण संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं थी। यहाँ पर हमारा गोलीय दर्पण कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आगे हम तीसरी वीडियो में चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप हमारे आगे वाले वीडियो को जो है देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए और आप सबका प्यार स्नेह बना रहे, ठीक।